Hello students, this is Abhishek Verma and welcome to our channel विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नेचुरलिज्म इन यूरोप का 11th वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये नेचुरलिज्म इन यूरोप का 11th वीडियो लेक्चर है। इसके पहले हम ऑलरेडी 10 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं जिसमें हमने नेशनलिज्म, नेशन स्टेट की थ्योरी, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, जिसमें लिबरलिज्म हो या फिर लिबरलाइजेशन हो, इन सब की बात हमने बहुत ही डिटेल में की है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे गसेपी मजीनी और गसेपी गरिबाल्डी साथ मिलकर काम किए, और तो और हम देखेंगे गसेपी गरिबाल्डी ने कैसे अपनी आर्मी को लीड किया, और उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सा मेजर इवेंट है जिसके वजह से क्या होगा, इटली यूनिफाई हुआ, और तो और हम ये भी देखेंगे कि ब्रिटेन का स्टेज केस कैसा था यूनिफिकेशन का। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिए बिना कोई समय गवाए आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा कि गसेपी मजीनी, गसेपी गरिबाल्डी और काउंट कैमिलो डी कैवर की क्या क्या कंट्रीब्यूशन थे इटली की यूनिफिकेशन में। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि कैसे गसेपी गरिबाल्डी और गसेपी मजीनी दोनों मिलकर साथ काम किए, कैसे इन्होंने यंग इटली मूवमेंट को साथ में चलाया और साथ में लीड किया, और तो और हम देखेंगे कि गसेपी गरिबाल्डी ने और कौन से आर्मी के साथ लीड करके इटली को यूनिफाई करने की पूरी कोशिश की, और इटली जो है यूनिफाई कैसे हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे ब्रिटेन जो है वो यूनिफाई हुआ, उसका केस, यूनिफिकेशन का केस कैसे अलग है दूसरों से, कैसे इटली नेशन स्टेट बना, कैसे ब्रिटेन नेशन स्टेट बना, इटली के नेशन स्टेट बनने का प्रोसेस और ब्रिटेन के नेशन स्टेट बनने की प्रोसेस, इन दोनों में डिफरेंट कैसे है, यही बात हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कैसे गसेपी मजीनी और गसेपी गरिबाल्डी ने मिलकर साथ काम किया है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि जो गसेपी मजीनी और गसेपी गरिबाल्डी है, इनके बहुत सारे मूवमेंट्स रहे हैं। गसेपी गरिबाल्डी ने तो यंग इटली मूवमेंट चलाया था, हम ये भी जानते हैं। तो गसेपी गरिबाल्डी के मूवमेंट को, इस यंग इटली मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया गसेपी मजीनी ने। जी हाँ स्टूडेंट्स, 1833 में गरिबाल्डी मेट मजीनी। जी हाँ, गसेपी गरिबाल्डी किससे मिला, गसेपी मजीनी से। कब की बात है ये, 1833 की। जी हाँ, 1833 में गसेपी गरिबाल्डी जो है वो किससे मिला, गसेपी मजीनी से, और उसने क्या किया, एंड ज्वाइन द यंग इटली मूवमेंट, और यंग इटली मूवमेंट को ज्वाइन किया। यानी अलग अलग नेशनलिज्म, जो नेशन स्टेट बनाने की प्रोसीजर है, यानी कि देश को नेशन स्टेट बनाने के लिए, पूरे यूरोप को नेशन स्टेट बनाने के लिए ये लोग अलग अलग लड़ रहे थे। कौन लोग, गसेपी मजीनी और गसेपी गरिबाल्डी। लेकिन 1833 में यंग इटली की मूवमेंट की वजह से ये दोनों लोग क्या आ गए, साथ में आ गए। कौन दोनों लोग, गसेपी मजीनी और गसेपी गरिबाल्डी। ईयर याद रखिएगा, दोनों यंग इटली मूवमेंट में साथ में कब लड़े हैं, तो 1833 है। तो ये बात होगी स्टूडेंट्स। दूसरी बात, जब रिपब्लिकन अपराइजिंग जो हुआ था, बहुत फेमस रिपब्लिकन अपराइजिंग है, रिपब्लिकन अपराइजिंग जो 1834 में हुआ था, जस्ट यंग इटली मूवमेंट के बाद ही, ये उसी का कारनामा था। यानी समझ लीजिए अब इन्हीं लोग की वजह से अपराइजिंग हुआ था। तो 1834 में जो रिपब्लिकन अपराइजिंग है, जो बहुत फेमस है, उसके सेपरेशन के बाद, यानी उसको खत्म कर दिया, उसको दबा दिया गया। जब मूवमेंट खत्म हुआ तो गसेपी गरिबाल्डी जो है वो कहां चला गया, साउथ अमेरिका चला गया। ही वेंट टू साउथ अमेरिका एंड स्टेड देयर टिल 1848। जी हाँ, रिपब्लिकन अपराइजिंग के सेपरेशन के बाद 1834 में जो रिपब्लिकन अपराइजिंग हुआ था। स्टूडेंट्स, याद रखिए कि जो हम डेटा आपको बता रहे हैं, रिपब्लिकन अपराइजिंग इन 1834। जी हाँ, जब रिपब्लिकन अपराइजिंग 1834 में सप्रेस्ड हो गया, खत्म कर दिया, इस मूवमेंट को दबा दिया गया, तो गरिबाल्डी कहां चला गया, साउथ अमेरिका चला गया, और वहां पर वो कब तक रहा, 1848 तक रहा। स्टूडेंट्स, आपको वन वर्ड वन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है सेंटेंस में कि वो कहां गया, कहां रहा, कब तक रहा, क्यों चला गया था। तो आपको पता है कि रिपब्लिकन अपराइजिंग के सेपरेशन के बाद, कब हुआ था ये, 1834 में, उसके बाद ये कहां चला गया, साउथ अमेरिका चला गया, कब तक रहा, 1848 तक रहा। तो ये आपको ध्यान देना स्टूडेंट। ये जो स्टेप है, इसके साउथ अमेरिका जाने की और वहां रहने की, अपना देश छोड़कर जाने की जो स्टेप है, कब की बात है, ये यंग इटली मूवमेंट के बाद की बात है। जब वो गरिबाल्डी और मजीनी दोनों साथ में लड़े ना, उसके बाद की बात है। ठीक, 1833 में साथ में लड़े, 1834 में रिपब्लिकन अपराइजिंग हो गया, अपराइजिंग सप्रेस्ड हो गया, तो ये कहां चला गया, साउथ अमेरिका चला गया, और वहां कब तक रहा, 1848 तक वो रहा। ठीक स्टूडेंट्स, 1854 में, 1848 के बाद डायरेक्ट 1854 की बात हम कर रहे हैं। 1854 में ही सपोर्टेड विक्टर एमेनुअल सेकंड। जी हाँ, इस गसेपी गरिबाल्डी ने क्या किया, 1854 में विक्टर एमेनुअल सेकंड, ये एक किंग है, मोनार्क है, लेकिन ये किसको सपोर्ट करता है, नेशन स्टेट को सपोर्ट करता है। जी हाँ, विक्टर एमेनुअल सेकंड जो है ये यूनिफाइड इटली को सपोर्ट करता है।
यानी कि भले ही मोनार्क है विक्टर एमेनुएल सेकंड, लेकिन फिर भी ये नेशन स्टेट की थ्योरी को सपोर्ट करता है, इसीलिए गरीबाल्डी ने इसको सपोर्ट कर दिया, क्योंकि ये सपोर्टर है किसका, नेशन स्टेट का। ठीक है, तो गरीबाल्डी भी नेशन स्टेट चाहता है, विक्टर एमेनुएल भी नेशन स्टेट चाहता है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने लग गए। 1854 गरीबाल्डी सपोर्टेड विक्टर एमेनुएल सेकंड टू यूनिफाई इटालियन स्टेट्स। जी हाँ, इटालियन स्टेट जैसे कि पीपल स्टेट है ना, ऐसे बहुत सारे अलग अलग राज्य थे, पीपल राज्य थे, जिन्हें ये लोग क्या चाहते थे, यूनिफाई करना चाहते थे। कौन लोग, गरीबाल्डी और विक्टर एमेनुएल सेकंड। इन दोनों के बीच का रिलेशन आप समझ लीजिए। विक्टर एमेनुएल का भी एक ही ऑब्जेक्टिव है, नेशन स्टेट बनना। गैसेपी गरीबाल्डी का भी शुरू से एक ही ऑब्जेक्टिव रहा है, नेशन स्टेट बनना। तो दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है, इसलिए दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और मिल गए हैं। ये प्रोसेस कब हुई है, गरीबाल्डी के अमेरिका से आने के बाद, ये याद रखिएगा। 1834 में अपराइजिंग हो गया। 1834 में इन्होंने क्या किया, गरीबाल्डी और मजीनी ने 1833 में साथ मिलकर लड़े यंग इटली मूवमेंट में। 1834 में अपराइजिंग हो गया, फिर उस अपराइजिंग को सप्रेस होने के बाद, यानी 1834 में मूवमेंट शुरू हुआ और सप्रेस्ड भी हुआ। सप्रेस होने के बाद क्या हुआ, गरीबाल्डी साउथ अमेरिका चला गया और वहां 1848 तक रहा। उसके बाद 1854 में गरीबाल्डी ने सपोर्ट किया विक्टर एमेनुएल सेकंड को, ताकि इटली को यूनिफाई किया जाता है, टू यूनिफाई इटालियन स्टेट्स, ताकि इटली को क्या किया जा सके, यूनिफाई किया जा सके। उसके बाद स्टूडेंट्स गरीबाल्डी फॉट इन 1860 विद द रेड शर्ट आर्मी। जी हाँ, गैसेपी गरीबाल्डी जो है उसने अपनी रेड शर्ट आर्मी को लीड किया 1860 में। हाँ, 1860 में उसने विक्टर एमेनुएल को पहले सेकंड को पहले सपोर्ट किया, उसके बाद उसने अपनी खुद की रेड शर्ट आर्मी को क्या किया, लीड किया, उसको सपोर्ट किया। ठीक, 1867 ही लीड आर्मी टू रोम टू फाइट फॉर पेपल स्टेट्स। जी हाँ, टू फाइट फॉर पेपल स्टेट। इस तरह से अपनी आर्मी के साथ छोटे छोटे स्टेट से लड़ता रहा, उन्हें एक करता गया, उन्हें इटली के साथ जोड़ता गया। ठीक, फाइनली 1867 में पेपल स्टेट जो इटली के आखिरी बचे हुए स्टेट थे, यानी बाकी सारे स्टेट्स यूनिफाई हो गए, आखिरी जो स्टेट्स बने थे पेपल स्टेट्स, उन्हें भी यूनिफाई करने के लिए वो 1867 में अपनी आर्मी को लेकर गया, रोम चला गया। ठीक, फाइनली 1870 आखिरकार आगे 3 साल की और कड़ी मेहनत के बाद अपनी आर्मी की मदद से 1870 में उसने क्या किया, पूरे पीपल स्टेट को जोड़ दिया। कैसे, फ्रांस ने जब एग्री कर लिया कि वो क्या करेंगे, अपनी आर्मी छोड़ के चले जाएंगे वहां से। ठीक, फाइनली इन 1870 फ्रांस विथड्रॉ इट्स ट्रूप्स एंड पीपल स्टेट्स वर फाइनली ज्वाइन टू इटली। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, पूरा डेटा हम आपको यहाँ से याद करा देते हैं, पूरा सीक्वेंस याद करा देते हैं। 1833 में यंग इटली मूवमेंट हुआ, फिर उस मूवमेंट में ज्वाइन किसने किया था, गैसेपी गरीबाल्डी और गैसेपी मजीनी ने 1833 में। फिर 1834 में क्या हुआ, अपराइजिंग हुआ, रिपब्लिकन अपराइजिंग जो सप्रेस हुआ, और सप्रेस होने के बाद जो गरीबाल्डी है वो चला गया साउथ अमेरिका, और कहां रहा, कब तक रहा वहां पर, 1848 तक रहा। ठीक, फिर उसके बाद उसने 1854 में सपोर्ट किया विक्टर एमेनुएल सेकंड को टू यूनिफाई इटालियन स्टेट्स। दोनों का मकसद एक ही है, नेशन स्टेट, इससे दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। फिर फाइनली 1860s में उसने अपने रेड शर्ट आर्मी को लीड किया और 1867 में अपनी आर्मी लेकर रोम गया, ताकि इटालियन स्टेट्स को क्या किया जाए, जो इटालियन स्टेट से आखिरी बचे हुए पेपल जो यूनिफाई नहीं हुए अभी तक, उनको भी यूनिफाई किया जाए। और आखिरकार आगे चल के 1870 में 3-4 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1870 में फ्रांस ने अपनी आर्मी हटाने के लिए राजी हो गया, और जो पीपल स्टेट से फाइनली किसके साथ जुड़ गया, इटली के साथ। पीपल स्टेट्स वर फाइनली ज्वाइन टू इटली। दिस इज हाउ यूनिफिकेशन टुक प्लेस ऑफ इटली। तो स्टूडेंट्स ये है यंग इटली मूवमेंट, ये है गरीबाल्डी का कंट्रीब्यूशन, ये है गैसेपी मजीनी और गैसेपी गडेरी का एक साथ मिलकर काम करना, और ये है पीपल स्टेट्स का फ्रांस के साथ, सॉरी इटली के साथ जुड़ना। तो दिस इज हाउ इटली यूनिफाइड। तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं कौन से वो मेजर स्टेट्स है या मेजर स्टेप्स है या मेजर चीजें हैं जिनकी वजह से क्या हुआ है, इटली यूनिफाई हुआ है। मेजर इवेंट्स लीड टू यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली को यूनिफाई करने में कौन से मेजर इवेंट्स हुए हैं उनकी बात हम करेंगे। प्रोक्लेमेशन ऑफ यूनाइटेड इटली। जी हाँ स्टूडेंट्स, इटली का यूनिफाई होना, इटली का यूनिफिकेशन किन बातों पर डिसाइडेड था, किन मेजर इवेंट्स ने इटली को यूनिफाई किया, या फिर कौन से मेजर इवेंट थे जो इटली के यूनिफिकेशन के मार्किंग थे, चलिए हम उनकी बात करते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि 1861 में विक्टर एमेनुएल सेकंड को प्रोक्लेम किया किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। जी हाँ, आपको पता है गैसेपी गरीबाल्डी ने सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि विक्टर एमेनुएल का रीजन, विक्टर एमेनुएल का मोटिव, ऑब्जेक्टिव क्या है, नेशन स्टेट। गैसेपी गरीबाल्डी का ऑब्जेक्टिव क्या है, नेशन स्टेट। तो इन जब दो लीडर्स का एक ही मकसद, एक ही ऑब्जेक्टिव है, तो वो एक साथ जुड़ गए। ठीक है, इससे विक्टर एमेनुएल सेकंड को गैसेपी गरीबाल्डी ने क्या किया, ही प्रोक्लेम्ड कि इज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। की इटली यूनिफाई है और उसका किंग कौन है, विक्टर एमेनुएल सेकंड है। जी हाँ, अभी हुआ नहीं है बट मान लिया गया है, 1861 से ही माना जा रहा है कि इटली यूनिफाई है और उसका किंग कौन है, विक्टर एमेनुएल सेकंड रहेगा। ठीक, वही लीड करेगा यूनिफाइड इटली को। साथ ही साथ भी कोशिशें शुरू हुई, जो छोटे मोटे स्टेट्स थे जो अलग थे इटली से, उन्हें भी जोड़ने की कोशिशें शुरू हो गई।
स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये 1861 में विक्टर एमेनुएल सेकंड को किंग डिक्लेयर किया गया। तो आने वाले आगे 10 साल में यानी कि 1871 तक इटली पूरी तरह से क्या हो गया, यूनिफाई हो गया। तो आपको ध्यान क्या रखना है, विक्टर एमेनुएल सेकंड जब किंग बना, तो आपको जो पूछा जा सकता है कि विक्टर एमेनुएल सेकंड जब किंग बना तो कितने टाइम पीरियड के अंदर पूरा यूनिफाई हो गया इटली, यानी इटली पूरा यूनिफाई कैसे हो गया। तो आपको बताना पड़ेगा कि विद इन द 10 years व्हेन विक्टर एमेनुएल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड एज किंग ऑफ यूनिफाइड इटली, इटली गॉट यूनिफाइड, है ना। 10 सालों के अंदर इटली यूनिफाई हो गया जब विक्टर एमेनुएल सेकंड को क्या घोषित किया गया, राजा घोषित किया गया, कहां का, यूनिफाइड इटली का। तो चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि विक्टर एमेनुएल सेकंड के किंग बनने के बाद बाकी जो बचे कुछ स्टेट थे वो कहां जुड़े, कैसे यूनिफाई हुए, कहां पर, इटली में। चलिए हम उनकी बात करते हैं। स्टेट जैसे कि ट्यूसेनिया, मोडेना, पार्मा एंड पेपल, ये जो स्टेट्स हैं, पेपल्स को तो इसके पहले भी जस्ट पढ़ लिए है ना। तो ये जो स्टेट्स हैं टुकैनी, मोडेना, पार्मा एंड द पेपल, ये ऐसे स्टेट्स हैं जो सीधा सीधा कहां जुड़ गए, सर्डिनिया में। याद रखना है सर्डिनिया में। बाकी बचे हुए स्टेट जुड़ेंगे पिडमोंट में। सर्डिनिया पिडमोंट तो आप अच्छे से जानते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। जी हाँ, तो सर्डिनिया पिडमोंट जो है, सर्डिनिया में आधे जुड़ जाते हैं, बाकी के आधे कहां जुड़ जाते हैं, पिडमोंट में जुड़ जाते हैं। और इस तरह से सर्डिनिया और पिडमोंट सीधा जुड़ जाता है इटली में। तो इस तरह से क्या होता है स्टूडेंट्स कि पूरा तरह से यूनिफाई हो जाता है इटली। वही हम यहाँ बात कर रहे हैं। In March 1860, the entire central Italian states were united with Piedmont. जी हाँ, 1861 में क्या हुआ, आपको दिख रहे हैं जो स्टेट्स हैं, ट्यूसेनिया, मोडेना, पार्मा एंड पेपल। जी हाँ, ये जो ट्यूसैनी है, सॉरी ट्यूसेनिया बोल रहे हैं बार बार, ये ट्यूसैनी ही है, ठीक है। ये जो ट्यूसैनी है, मोडेना है, पार्मा है और पेपल है, ये जुड़ गए किसके साथ, सर्डिनिया के साथ। ये 1861 की बात है, ठीक। ये 1861 में किसके साथ जुड़ गए हैं, ये सब के सब सर्डिनिया के साथ जुड़ गए हैं। वहीं जबकि 1860 में क्या हुआ था, जितना भी सेंट्रल इटालियन स्टेट्स हैं, जैसे कि पूरे जो सेंट्रल इटालियन स्टेट्स होंगे जो पिडमोंट के साथ जुड़ गए थे, उनकी हम बात कर रहे हैं ना, जिनके ऊपर छोटे छोटे मोनार्क्स का रूल था, यानी इस विक्टर एमेनुएल के किंग बनने के पहले ही। तो पिडमोंट के साथ सारे सेंट्रल इटालियन स्टेट जुड़ गए 1860 में। 1861 में सारे जुड़ गए सर्डिनिया के साथ, यानी आधे जुड़ गए सर्डिनिया के साथ, आधे जुड़ गए पिडमोंट के साथ। और सर्डिनिया अलग है, पिडमोंट अलग है। अब सर्डिनिया पिडमोंट को जोड़ देंगे तो आधे इधर के जुड़ गए, आधे इधर के जुड़ गए, पूरा यूनिफाई हो गया इटली, ठीक। रोम बिकेम पार्ट ऑफ सर्डिनिया इन 1871, और इसी तरह जो सर्डिनिया पिडमोंट, रोम जो है वो सर्डिनिया का पार्ट बन गया 1871 में। फाइनली द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज अचीव्ड इन 1871। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख पा रहे हैं कैसे कौन कौन किस किस के साथ जुड़ गया है। रोम भी अलग है, सर्डिनिया अलग है, पिडमोंट अलग है, ये जो स्टेट्स है ये भी अलग है, ये जो स्टेट्स हैं पूरे इटालियन स्टेट, सेंट्रल इंडिया के, वो सेंट्रल इटालियन के, वो भी पूरे अलग है। तो कैसे जुड़ रहे हैं, देखिए जब विक्टर एमेनुएल सेकंड को किंग बनाया गया तो सबको लगा कि नहीं अब इसको किंग घोषित कर दिया गया, अब तो इटली यूनिफाई होकर ही रहेगा, ठीक। क्योंकि इसका मकसद भी क्या है, नेशन स्टेट की थ्योरी। गैरिबाल्डी का भी मकसद क्या, नेशन स्टेट की थ्योरी। तो क्या हुआ, जितने भी स्टेट्स जैसे कि ट्यूसैनी, मोडेना, पार्मा एंड पेपल एक किसी के साथ जुड़ गए, सर्डिनिया के साथ। बाकी जो सेंट्रल इटालियन स्टेट्स वो किसी के साथ जुड़ गए थे ऑलरेडी, पिडमोंट के साथ। और रोम भी जाके सर्डिनिया के साथ जुड़ गया, जो सबसे अलग बड़ा देश बचा हुआ था रोम, वो भी किससे जाके जुड़ गया, सर्डिनिया के साथ। अब बचा ही कुछ नहीं, सारे सेंट्रल इटालियन स्टेट्स भी, ट्यूसेनी, मोडेना, पार्मा, पीपल जैसे स्टेट्स भी और रोम भी, सबके सब सर्डिनिया पिडमोंट के साथ जुड़ गए। अब सर्डिनिया पिडमोंट आपस में जुड़ गया, तो इस तरह से पूरा यूनिफाई हो गया कौन, इटली। तो हेंस फाइनली यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज अचीव्ड इन 1871। तो स्टूडेंट इस तरह से इटली का यूनिफिकेशन जो है वो अचीव कर लेगा, हासिल कर लेगा कब, 1871 में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ है, बाय द प्रोक्लेमेशन ऑफ यूनाइटेड इटली। ठीक, दिस इज द मेजर इवेंट्स, है ना, दिस आर द मेजर इवेंट्स व्हिच लीड टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो स्टूडेंट्स ये बात हो गई किसकी, इटली के यूनिफिकेशन की। हमने बात कर ली कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन, जर्मनी के यूनिफिकेशन की। फिर हमने बात की कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ गिसेपी मजीनी, गिसेपी गरिबाल्डी एंड काउंट कैमेलोडी कैवर, इनके क्या कंट्रीब्यूशन थे, इससे यूनिफिकेशन ऑफ इटली हमने पढ़ लिया। स्टूडेंट्स अब बारी है ब्रिटेन की यूनिफिकेशन की पढ़ने की। तो चलिए हम बात करते हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। सो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं ब्रिटेन के यूनिफिकेशन की। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। स्टूडेंट्स कहा जाता है हिस्ट्री में कि जिस तरह से यूनिफिकेशन हुआ है जर्मनी का, जिस तरह से यूनिफिकेशन हुआ है इटली का, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन उस तरह बिल्कुल नहीं हुआ। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन गलत तरीके से हुआ। यूनिफिकेशन जो ब्रिटेन का है उसे ही तो आइडियल माना जाता है। जी हाँ, बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना ये है, अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, बहुत सारे स्कॉलर्स ने आर्ग्यू किया है कि जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन है या फिर ब्रिटेन का नेशन स्टेट बनना है वो एक आइडियल है। जी हाँ, ग्रेट ब्रिटेन का बनना ही क्या है, आइडियल नेशन स्टेट का बनना होता है। बिना कोई मार काट, बिना कोई रिवॉल्यूशन के ही क्या हो गया, उसका यूनिफिकेशन हो गया, इसलिए उसे आइडियल कहा जाता है। ये आदर्श यूनिफिकेशन, यानी यूनिफिकेशन बिल्कुल
बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा किसका हुआ, ग्रेट ब्रिटेन का। तो इतना हमने देखा कि इतना सारा जो तामझाम हुआ है इटली या जर्मनी के यूनिफिकेशन में, वो ज्यादा अच्छा नहीं माना गया, वो मेहनत को अच्छा नहीं माना गया। किसे आइडियल माना गया, किसे अच्छा माना गया, ब्रिटेन के। तो कैसे हुआ ये चलिए हम देखते हैं। पहले तो हम बैकग्राउंड हिस्ट्री पता करेंगे कि ब्रिटेन यूनिफाई था नहीं था, कैसा था। ऑब्वियसली सी बात है कि यूनिफाई नहीं होगा तभी तो यूनिफिकेशन कर रहे हैं। तो यूनिफाई नहीं था तो कैसा था ब्रिटेन, उसकी बात हम करते हैं। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स द मॉडल ऑफ नेशन स्टेट इज ग्रेट ब्रिटेन। जी हाँ, आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि जो यूनिफिकेशन का मॉडल है या नेशन स्टेट का आइडियल रूप है, यानी बेस्ट नेशन स्टेट कैसा होना चाहिए, तो उसका मॉडल किसे बनाया गया है, ग्रेट ब्रिटेन को बनाया गया है। हम ग्रेट ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, सिर्फ ब्रिटेन की नहीं, ब्रिटेन अलग है और ग्रेट ब्रिटेन बाद में बना जब यूनिफाई हो गया। तो चलिए हम उसी को देखते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन वाज नॉट रिजल्ट ऑफ एनी रिवॉल्यूशन। ठीक, ये कोई सडन अपहेल्ड या रिवॉल्यूशन का रिजल्ट नहीं था। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन है वो किसी मारकाट, किसी लड़ाई झगड़े या फिर किसी क्रांति रिवॉल्यूशन के कारण नहीं हुआ। लोगों ने कोई रिवॉल्यूशन नहीं किया, यहाँ के किंग्स ने ऐसा तो नहीं है कि मोनार्की बचाने की कोशिश की, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो मारकाट या फिर वॉर में रिजल्ट करे, है ना। तो बिना वॉर के, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना किसी अपराइजिंग या किसी रिवॉल्यूशन के ही ब्रिटेन का क्या होगा, यूनिफिकेशन होगा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मॉडल यूनिफिकेशन कहा जाता है स्टूडेंट। जी हाँ, तो चलिए हम बात करते हैं कि मॉडल यूनिफिकेशन कैसे था, क्या हुआ। देखिए स्टूडेंट, ये जो यूनिफिकेशन है ब्रिटेन का, ये कब से शुरू हुआ। इट वाज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। ये बहुत ही लंबी प्रोसेस का है, लंबी मेहनत का नतीजा है। कूटनीति, डिप्लोमेटिक तरीके, पॉलिटिक्स से यहाँ चलाया गया है। लोगों की फीलिंग्स, इमोशन के साथ नेशन स्टेट बनाया गया है। यानी कि इसमें कोई रिवॉल्यूशन नहीं है, कोई सडन अपहेल्ड नहीं है, कोई वॉर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग जो मॉडल नेशन स्टेट होना चाहिए, जो आइडियल नेशन स्टेट होना चाहिए, वो कौन है, ग्रेट ब्रिटेन है। चलिए, ऐसा क्यों मानना है उनका, क्योंकि जो नेशन स्टेट बना है ब्रिटेन का, वो किसी रिवॉल्यूशन या सडन अपहेल्ड का रिजल्ट नहीं है। स्कॉलर्स का मानना है, स्टूडेंट फिर से हम आपको रिवाइज कराते हैं, एक बार फिर से गौर कीजिए कि स्कॉलर्स का मानना है कि जो एक आइडियल नेशन स्टेट्स है वो कौन है, ग्रेट ब्रिटेन ही है। दूसरे जर्मनी या इटली कोई आइडियल नेशन स्टेट नहीं है। आइडियल नेशन स्टेट, मॉडल ऑफ नेशन स्टेट किसे माना जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन को। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ग्रेट ब्रिटेन का यूनिफिकेशन है वो किसी रिवॉल्यूशन, किसी सडन अपहेल्ड या किसी वॉर का रिजल्ट नहीं है। द यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी वॉर और एनी रिवॉल्यूशन और एनी सडन अपहेल्ड। इट वाज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। जी हाँ, इट वाज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। ये कड़ी मेहनत और लंबी प्रोसेस का, मेहनत का क्या है, नतीजा है। इसमें लोगों ने डिप्लोमेटिक तरीके अपनाए, लीडर्स ने डिप्लोमेटिक तरीके अपनाए, कूटनीतिक तरीके अपनाए गए, पॉलिटिक्स खेली गई, जिसकी वजह से यूनिफिकेशन किया गया किसका, ब्रिटेन का। कोई वॉर नहीं, कोई रिवॉल्यूशन नहीं, कोई भी किसी भी तरह का सडन अपहेल्ड अपराइजिंग नहीं हुआ। स्टूडेंट्स, देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। जी हाँ, 18th सेंचुरी के पूर्व में, यानी 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, उसके पहले किसी भी तरह का कोई नेशन स्टेट नहीं था। जी हाँ, सॉरी, नेशन स्टेट की बात करें, ब्रिटिश भी नहीं था, नेशन स्टेट तो था ही नहीं ऑब्वियसली, और ब्रिटेन भी नहीं था। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश ऐसा कोई नेशन था ही नहीं। यानी ब्रिटिश लोग हैं ऐसा कोई नहीं कहता था। ब्रिटिश जो है वो अलग अलग स्टेट से मिलकर बना, जैसे कि आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्सलैंड, इंग्लैंड, इससे मिलकर बना है। इंग्लैंड है तो उन्हें बोलते थे दे आर इंग्लिश पीपल, स्कॉटलैंड है तो उन्हें बोलते थे दे आर स्कॉटिश पीपल, आयरलैंड है तो उन्हें बोलते थे दे आर आयरिश पीपल, वेल्सलैंड है तो दे आर वेल्श, ऐसा बोला जाता था स्टूडेंट्स। यानी किसी को भी ब्रिटेन का नागरिक या फिर ब्रिटिश नहीं कहा जाता था। यानी कि 18th सेंचुरी के पहले ब्रिटिश तो थे ही नहीं, यानी कोई ब्रिटिश नेशन था ही नहीं। देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू 18th सेंचुरी। जी हां स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। 18th सेंचुरी के पहले किसी भी तरह का कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था। इंग्लिश नेशन था क्योंकि वो इंग्लैंड का था, स्कॉटिश नेशन था क्योंकि वो स्कॉटलैंड का था, आयरिश नेशन था क्योंकि वो आयरलैंड का था, है ना, वेल्सलैंड था तो वेल्स लोगों का था। यानी सब अलग अलग पार्ट में बिखरे हुए हैं। ये आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लिश, ये सब मिलेंगे तो इंग्लैंड, तो क्या बनेगा, ब्रिटेन बनेगा ना। ब्रिटेन नहीं, ये इंग्लैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, वेल्स हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, सब अलग अलग पार्ट में बटे हुए हैं। फिर इनको जोड़ा गया तो यूनिफिकेशन हो गया और क्या बना, ग्रेट ब्रिटेन बना। ठीक है, उसी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ ब्रिटिश पीपल, जो शुरुआत में ब्रिटिश नेशन तो था नहीं, तो ब्रिटिश लोग को पहले शुरुआत में बोला कहता था, उनकी पहचान क्या थी। The primary identities of British people were ethnic, यानी इनके कल्चर के नाम से इन्हें जाना जाता था। अगर इनका कल्चर क्या है इंग्लिश लोग की तरह है तो ये इंग्लिश लोग कहलाते थे। अगर इनका वेल्स लैंड वालों को वेल्स वाला कल्चर कहते थे, स्कॉटलैंड वालों को स्कॉटिश कहते थे और आयरलैंड वालों को आयरिश कहते थे। स्कॉट, वेल्स, आयरिश ऐसा कुछ कहा जाता था। यानी कि
कोई भी ब्रिटिश नेशन था ही नहीं 18th सेंचुरी के पहले। नो यूनिफिकेशन, इवन यूनिफिकेशन छोड़िए, एक अकेला जैसे कि इटली था पहले, अकेला यहाँ पर कोई स्टेट है ही नहीं, कोई ब्रिटेन है ही नहीं, अकेला इंग्लैंड है। इंग्लैंड को बाद में ब्रिटेन बनाया गया, बाद में ब्रिटेन बनाया गया कैसे, इन सबको जोड़कर, किन लोगों को, आयरलैंड स्कॉटलैंड को जोड़कर। तो स्टूडेंट्स कुछ खास बातें हैं, कुछ खास तरीकों को पढ़कर हम ये जान पाएंगे कि कैसे जो ब्रिटेन है वो यूनिफिकेशन की तरफ बढ़ा। हम ये बात तो नहीं करेंगे अभी डिटेल में कि कैसे आयरलैंड जुड़ गया, कैसे स्कॉटलैंड जुड़ गया, कैसे यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके बन गया, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इस बात को समझने जा रहे हैं कि कैसे ब्रिटेन जो है वो एक सिंगल नेशन नहीं था, एक सिंपल या सिंगल नेशन नहीं था 18th सेंचुरी तक। यानी कि इंग्लैंड था, आयरलैंड था, स्कॉटलैंड था, लेकिन ब्रिटेन जैसा कुछ नहीं था। हमने जर्मनी के यूनिफिकेशन में देखा, जर्मनी अलग से था पहले से ही, लेकिन उसके पार्ट्स अलग थे। हमने देखा कि इटली अलग से पहले से ही था, पर उसके पार्ट्स अलग थे। बट यहाँ पर ब्रिटेन कोई अलग से नहीं है, यहाँ पर ब्रिटेन भी एक साथ नहीं है। पहले तो ब्रिटेन को जोड़ा गया, उसके बाद फिर बाकी स्टेट्स को जोड़ा गया। पहले इटली और जर्मनी में क्या हुआ, सिर्फ दूसरे पार्ट को इटली के साथ जोड़ दो, दूसरे पार्ट को जर्मनी के साथ जोड़ दो, तो हो गया यूनिफिकेशन। बट ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में तो ब्रिटेन भी एग्जिस्ट नहीं करता, पहले ब्रिटेन बनाओ, फिर दूसरे पार्ट को जोड़ के ग्रेट ब्रिटेन बनाओ, तब जाके यूनिफिकेशन होगा। जबकि इटली जर्मनी में एक ही स्टेप में हो गया था। फट से सारे स्टेट्स को इटली में जोड़ दो, यूनिफिकेशन। फट से सारे स्टेट को जर्मनी में जोड़ दो, यूनिफिकेशन। बट यहां पर सबसे पहले ब्रिटेन को जोड़ के सारे इंग्लैंड वगैरह को जोड़ के ब्रिटेन बनाओ, फिर उसके बाद बाकी स्टेट्स को जोड़ के ग्रेट ब्रिटेन बनाओ, फिर यूनिफिकेशन करो। तो लंबी प्रोसेस थी। तो चलिए स्टूडेंट्स हम उसी प्रोसेस को समझते हैं। ग्रोथ ऑफ ब्रिटेन एज ए नेशन स्टेट। जी हाँ स्टूडेंट्स, ब्रिटेन ही नेशन स्टेट बनने की तरफ अग्रसर हुआ या कैरी आउट हुआ। हम कह सकते हैं कि पहला जो स्टेट है नेशन स्टेट बनने में, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन में से जो पहला स्टेट है जो नेशन स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, वो कौन है, ब्रिटेन ही है। जी हाँ, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इतने सारे स्टेट्स के साथ अकेला एक ऐसा स्टेट था जो इंग्लैंड था, ब्रिटेन था, जो ग्रेट ब्रिटेन बनने की तरफ यानी कि नेशन स्टेट बनने की तरफ अग्रसर हुआ, कैरी आउट हुआ। तो कैसे हुआ, चलिए हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, ग्रेट ब्रिटेन जो है वो नेशन स्टेट बनने की तरफ अग्रसर हुआ, कैसे हुआ उसी की बात हमें करना है। तो पहले तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि ग्रेट ब्रिटेन कब बना है, जब नेशन स्टेट हुआ है। उसके पहले उसे ब्रिटेन ही बोला जाता था या फिर इंग्लैंड ही बोला जाता था। ग्रेट ब्रिटेन तो नेशन स्टेट बनने के बाद हुआ, उसके पहले वो क्या था, सिर्फ इंग्लैंड था, आयरलैंड था, स्कॉटलैंड था ना, वेल्सलैंड था। सब जुड़ने के बाद वो क्या बना है, ग्रेट ब्रिटेन बना है, जब वो नेशन स्टेट बन गया। तो नेशन स्टेट बनने का जो इसका पूरा प्रोसेस है वो कैसे है, उसी समझने के लिए हमें दो इवेंट्स के ऊपर ध्यान रखना होगा। उन दो चीजों को जानना पड़ेगा, दो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को, पॉइंट्स को जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जिससे हम ये जान पाएंगे कि कैसे ब्रिटेन, इंग्लैंड अचानक से नेशन स्टेट बनने की तरफ गया। इसके पहले तो आपको पता होगा कि हमने पढ़ा कि नेशन स्टेट बनना, ब्रिटेन का नेशन स्टेट बनना एक बहुत ही स्ट्रेंज केस है। कैसे, क्योंकि ये बाकी स्टेट्स की तरह, बाकी नेशंस की तरह, जैसे कि इटली और जर्मनी की तरह कोई रिवॉल्यूशन, कोई वॉर का, कोई अपराइजिंग का रिजल्ट नहीं था। इट वॉज ए लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस। जी हाँ, ये बहुत ही लंबी तरीका था, लंबा प्रोसेस था, जो डिप्लोमेटिक चीजों का रिजल्ट था, है ना। तो चलिए हम देखते हैं क्या है वो दो बातें खास जिनकी वजह से ब्रिटेन नेशन स्टेट बनने की तरफ अग्रसर हुआ। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, एज द इंग्लिश नेशन ग्रू इन वेल्थ। अब यहाँ इंग्लिश नेशन की बात करें मतलब इंग्लैंड। जी हाँ, अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी ये ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन नहीं बना है। ग्रेट ब्रिटेन तो तब बनेगा ना जब ये क्या हो जाएगा, यूनिफाई हो जाएगा। अभी ग्रेट ब्रिटेन बना है क्या, नहीं। अभी तो इंग्लैंड अलग है, अभी तो आयरलैंड अलग है, स्कॉटलैंड अलग है, ठीक है। तो इन सब में आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्सलैंड, इनमें और इंग्लैंड, इन सब में सबसे बड़ा स्टेट अभी भी कौन है, इंग्लैंड ही है। तो जैसे जैसे इस इंग्लिश नेशन का इंपॉर्टेंस, इसका वेल्थ यानी कि इसका पैसा बढ़ा। आपको पता होगा कि इंग्लैंड वाले दूसरी कंट्री पे जाते थे, कॉलोनी बनाते थे, कब्जा करते थे, सारा सामान लूटते थे। तो जैसे जैसे इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी, इस इंग्लिश नेशन का वेल्थ बढ़ा, यानी ये अमीर हुआ, इकोनॉमी अच्छी हुई, इसका इंपॉर्टेंस पूरे वर्ल्ड में इसकी महत्वता बढ़ी, एंड पावर, और इसकी पावर भी क्या हुई, बढ़ी। पावर का मतलब समझ पा रहे हैं, ताकत से हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे इंग्लिश नेशन ग्रू इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर, इट वाज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ आइलैंड। जैसे जैसे इसका वेल्थ बढ़ा, इसका इंपॉर्टेंस और पावर बढ़ा, ये उस लायक हुआ कि दूसरे नेशंस के ऊपर अपना प्रभाव डाल सके। इट वाज एबल टू इन्फ्लुएंस, टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर आइलैंड्स, अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड, ठीक है।
जिस आइलैंड पे इंग्लैंड है उसकी बात कर रहे हैं, आपको एकदम आश्चर्य नहीं हो जाना कि हाँ कौन से आइलैंड की बात हो रही है, वही आइलैंड जिसपे पूरा का पूरा स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ब्रिटेन वगैरह सब बसे हुए, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ब्रिटेन का पावर बढ़ते गया, जैसे जैसे उसका वेल्थ, इंपॉर्टेंस और पावर बढ़ा, ब्रिटेन इस लायक हो गया, इंग्लैंड इस लायक हो गया कि वह अपना इन्फ्लुएंस, वह अपना प्रभाव दूसरे देशों पर भी डाल सके। जी हाँ, द्वीप के दूसरे देशों पर, आइलैंड के दूसरे नेशंस पे भी अपना इंपॉर्टेंस डाल सकता था, अपना इन्फ्लुएंस अब हस्तक्षेप कर सकता था, उनको कंट्रोल में ला सकता था। कब? जब ये ग्रू हुआ वेल्थ में, इंपॉर्टेंस में, पावर में। ये आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स, when the English nation grew in wealth, importance and power, it was able to extend its influence over the other nations of the island। जी हाँ, आइलैंड के अदर नेशंस पे भी इसका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। दूसरी बात, The English Parliament which has seized power from the monarchy in 1688। जी हाँ स्टूडेंट्स, इंग्लैंड में मोनार्की चलती थी, हमको सबको पता है, वहां रानी का रूल चलता है, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ, इनका ही रूल चलता था। लेकिन वहां की पार्लियामेंट ने मोनार्की से पावर छीन ली, यानी कि वहां की गवर्नमेंट ने बिल्कुल फ्रांस की तरह, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरह क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लगा दिया। यानी कि मोनार्की तो रहेगी, क्वीन के पास पावर तो होगी, लेकिन वो इंटरफेयर नहीं कर पाएगी जो भी पॉलिटिकल मैटर होंगे। यानी उसको क्वीन बनाओ, उसे पोस्ट दो, उसे पूरी रिस्पेक्ट दो, उसे फैसिलिटीज दो, लेकिन उसे कोई भी अधिकार मत दो कि वो देश के लिए फैसले ले। देश के लिए फैसले कौन लेगा? नेशनल असेंबली ही लेगी। तो क्या हुआ, यहां पर भी ब्रिटिश पार्लियामेंट था। पार्लियामेंट उस किंग के या क्वीन के अंडर काम नहीं करती थी, पार्लियामेंट लोगों के द्वारा चुनी होती थी और लोगों की मर्जी से ही काम करती थी। तो द ब्रिटिश पार्लियामेंट विच हैज सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश मोनार्की से पावर कब छीनी गई थी पार्लियामेंट ने, तो 1688 में। तो आपको बताना क्या है, The English Parliament which has seized power from the monarchy in 1688 was the instrument। यही एक हथियार था, यही एक औजार था जिससे नेशन स्टेट का एग्जिस्टेंस हुआ है ना, पार्लियामेंट की वजह से ही। Was the instrument through which a nation state with England came into existence। यानी इंग्लैंड के साथ एक नेशन स्टेट का अस्तित्व में आना, ये किसका रिजल्ट है? इस पार्लियामेंट का, जो औजार है जिसने क्या किया था, मोनार्की से पावर छीना था। यानी अपने आप में कह सकते हैं, इसने मोनार्की से पावर छीन के इंग्लैंड ने खुद को एक नेशन स्टेट में बनाना शुरू कर दिया। अभी छीना किसने था पावर? पार्लियामेंट ने छीना था। जी हाँ, द इंग्लिश पार्लियामेंट क्या किया था? कैप्चर्ड पावर, सीज्ड पावर फ्रॉम इट्स मोनार्की इन 1688। इट वाज द इंस्ट्रूमेंट, दिस पार्लियामेंट वाज लाइक एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच वाज द रिजल्ट ऑफ सीजिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, सीजिंग पावर ऑफ मोनार्की। इंग्लैंड के मोनार्की की पावर 1688 में किसने छीनी? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। और यही पार्लियामेंट एक इंस्ट्रूमेंट था, यही पार्लियामेंट क्या था, एक हथियार की तरह था, औजार की तरह था, जिसकी वजह से इंग्लैंड क्या है, नेशन स्टेट की तरह अस्तित्व में आया। यानी इंग्लैंड को नेशन स्टेट बनाने में किसका रोल है? ब्रिटिश पार्लियामेंट का। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ पर 2 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट ये कि इंग्लैंड नेशन जो है वो जब वेल्थ, पावर, इंपॉर्टेंस में ग्रो हुआ तो उसने आसपास के दूसरे नेशंस पर भी अपना इन्फ्लुएंस डालना शुरू कर दिया। ठीक। दूसरी बात कि इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट है उसने 1688 में पावर छीन ली थी मोनार्की से इंग्लैंड के, और वही रूल करता था कंट्री पे, यानी पीपल के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव्स ही करते थे। यानी कि इंग्लैंड की जो नेशनल असेंबली है, इंग्लैंड की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वही एक इंस्ट्रूमेंट है, वही एक औजार है, किस रूप में? इंग्लैंड को नेशन स्टेट के रूप में लाने का, नेशन स्टेट के अस्तित्व में लाने का औजार, हथियार कौन है? इंग्लैंड है। तो यहां पर स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं कि 2 तरीके हैं नेशन स्टेट बनने के। 2 तरीके कौन से? एक वॉर का, जो किसने अपनाया? जर्मनी और इटली ने। दूसरा तरीका है डिप्लोमेटिक तरीका, पार्लियामेंट्री तरीका, किसने अपनाया? इंग्लैंड ने। इसलिए तो स्टूडेंट कहा गया है कि इंग्लैंड का जो नेशन स्टेट बनने की प्रोसेस है वो क्या है? बहुत ही मॉडल है, आइडियल प्रोसेस है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये 2 टॉपिक समझ में, 2 पॉइंट्स पढ़ के समझ में आ जा रहा होगा कि कैसे ब्रिटेन नेशन स्टेट बनने की तरफ अग्रसर हुआ। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अपने आने वाले वीडियो लेक्चर्स में बात करेंगे कि कैसे जो स्कॉटलैंड है वो इंग्लैंड के साथ मर्ज हुआ, कैसे आयरलैंड इंग्लैंड के साथ मर्ज हुआ, और कैसे ब्रिटेन जो है वो यूनाइटेड किंगडम यूके बन गया, उसकी हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। स्टूडेंट्स, आने वाले अपने वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे ब्रिटेन नेशन स्टेट बना, और तो हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक्स की, जैसे कि उसमें हम ये भी बात करें कि नेशन स्टेट बनने के बाद बाकी यूरोप जो है वो कैसे यूनिफाई हुआ, कैसे नेशन स्टेट बाकी यूरोप के कुछ कुछ पार्ट में चला, और ओवरऑल कंडीशंस क्या है, ये सब देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद का हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा वो लास्ट वीडियो लेक्चर होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर था इस चैप्टर का, और आने वाला जो 12th वीडियो लेक्चर होगा वो हमारे चैप्टर का लास्ट वीडियो लेक्चर होगा, और उस 12th वीडियो लेक्चर में अपना पूरा चैप्टर रैप अप कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पे विद्यास्थली वाले सर।